महारानी, आपने राजकुमार के हिस्से का दूध मेरे बेटे को दे दिया। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो राजकुमार की जान को खतरा हो सकता है। तुम शायद ठीक कहते हो। वर्षों पहले मेरा एक पुत्र हुआ था, लेकिन एक दुष्ट दासी ने उसकी हत्या कर दी थी। महारानी, ये कुछ ही समय का मेहमान है। पिछले 2 दिनों से इसे दूध की एक बूंद नहीं मिली है। इस कारण से इससे रोने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। गरीब माँ की ममता। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी स्त्री जिसका नाम शत्रुपा था, वो अपने बेटे विनय के साथ जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर रहा करती थी। माँ, जब मैं छोटा था तब तो तुम मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, पर अब तो मुझे जाने दो। कब तक हम इंसान होकर जंगल में जानवरों की तरह जिएंगे? हाँ बेटा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ इसमें तुम्हारी भलाई है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मैंने कह दिया है कि तुम कभी गांव वालों से बात नहीं करोगे और राजा और उसके सैनिकों से बिल्कुल दूर रहोगे। तो तुम्हें ऐसा ही करना है। विनय अपनी माँ के व्यवहार से बहुत परेशान रहता था। बचपन से लेकर अभी तक विनय के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन शत्रुपा कभी उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। वह हमेशा उसी समय की प्रतीक्षा करने को कहती थी। आज तक तुमने मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर हम यहाँ छुपकर क्यों रहते हैं। लोग तुम्हें कलंकिनी क्यों कहते हैं? माँ, बताओ माँ मुझे। मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। अभी मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ ताकि शाम के भोजन की व्यवस्था हो सके। तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुपा ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह जंगल में लकड़ी काट रही थी, तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। भेड़िया ने शत्रुपा के ऊपर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ, इस भेड़िए से मुझे बचाओ। ये कैसी मुसीबत है। लगता है आज मेरा अंतिम समय है। भेड़िया के हमले से बुरी तरह से घायल हो चुकी शत्रुपा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपनी कुटिया तक पहुंची। वह पूरी तरह से घायल थी। माँ, माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? माँ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं तुमसे कहता था ये जंगल खतरों से खाली नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। माँ, बात नहीं सुनी। बेटा, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ हैं। शत्रुपा ने एक बक्से की ओर इशारा किया और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। विनय उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। एक दिन वह अपनी कुटिया में लेटा हुआ था और अपनी माँ को याद करके रो रहा था। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम वापस आ जाओ, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। वापस आ जाओ माँ। तभी विनय को याद आता है कि मरते समय उसकी माँ ने एक बक्से की तरफ इशारा किया था। विनय वह बक्सा खोलता है। इसमें तो कुछ नहीं है, केवल एक तोते का चित्र और ये रास्ता लिखा हुआ है। तो क्या मुझे इस तोते से मिलना है? विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वो माँ के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उस तोते से भेंट करेगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। रास्ते में आंधी बारिश सबको पार करते हुए वह एक जगह पर पहुंचा। इस नक्शे के अनुसार यही वो जगह है जहाँ माँ मुझे पहुँचाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई तोता दिखाई नहीं दे रहा है।
तभी वहाँ पर एक सुंदर पंखों वाला तोता आता है। वह विनय की ओर देखता है और उससे पूछता है, कहो सुंदर युवक, यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है तुम कोई रहस्य जानने आए हो या फिर अपने प्रश्नों का पिटारा लेकर आए हो। हाँ, वाह। मेरी माँ शत्रुपा अब इस दुनिया में नहीं है। मरते समय इसमें एक बक्से की ओर इशारा किया था उन्होंने। इस बक्से में आपका चित्र मिला तो मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया तोता। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और अब जिम्मेदारी को पूरा करने का समय आ गया है। हाँ। जिम्मेदारी? कैसे जिम्मेदारी? आज तक माँ ने कभी मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उम्मीद है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हाँ हाँ, मैं अवश्य तुम्हारे प्रश्नों का सारा उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। हाँ। तोता कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। विलास नगर नाम के एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी रूपा और छोटे से बेटे के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था। मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता था। रूपा, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब गरीबी से तंग आ चुका हूं मैं। मेरा मन करता है मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा मत कहो जी। देखो, अभी अभी हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। कितना सुंदर बालक है ये, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हम आज गरीब हैं, किंतु हमारे दिन अवश्य बदल जाएंगे। इस तरह रूपा गोपाल को हिम्मत दे रही थी। तभी दरवाजे पर गांव का मुखिया आधम का। अरे गोपाले, अरे ओ गोपाले, तू केवल उधार लेना जानता है, लेकिन नहीं जानता है क्या? अभी पिछले महीने तूने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। जब तक तेरा लड़का पैदा हुआ था, मुझे पैसे वापस कर। चल। मुखिया जी, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं जल्दी सारे पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल आज तक मुझे कहीं पर काम नहीं मिल रहा है, इस कारण बहुत तंगी चल रही है मुखिया जी। मुखिया गोपाल की कोई बात नहीं सुनता है और वो गांव वालों को इकट्ठा करके उसकी बहुत बेइज्जती करता है। गोपाल अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अंधेरी रात में हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है। ये तुमने क्या किया? मुझे और मेरे बच्चे को तुमने अकेला छोड़ दिया। अब मैं इतने छोटे से बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। रूपा बच्चे को लेकर गांव के सब लोगों के पास काम मांगने के लिए जाती है। अरे, तू बच्चा संभालेगी या मेरे घर का काम करेगी? मैं तुझे मुफ्त में रोटियां तो नहीं दिला सकती। चल, जा यहाँ से। रूपा के हाथ में छोटा सा बच्चा देखकर कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बच्चे को लेकर वह एक मंदिर के पास बैठी हुई थी। पहले पति ने साथ छोड़ दिया और अब लगता है बच्चा भी भूखे से साथ छोड़ देगा। बड़ी अभागिन हूँ मैं। मुझे माफ कर दे बच्चे। तेरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तभी रानी अपने छोटे से राजकुमार और कुछ दासियों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आती हैं। उन्हें रूपा की हालत पर बहुत दया आती है। क्या हुआ बहन, उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारा ये नन्हा बालक तो बहुत ही प्यारा है। देखो, इसकी सूरत तो मेरे राजकुमार से मिलती है। महारानी, ये कुछ ही समय का मेहमान है। पिछले 2 दिनों से इसे दूध की एक बूंद नहीं मिली है। इस कारण से इससे रोने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। रानी तुरंत रूपा को दूध की एक कटोरी देती है। महारानी, आपने राजकुमार के हिस्से का दूध मेरे बेटे को दे दिया। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी?
आज मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है, एक दिन तुम भी मेरे राजकुमार की जान बचाकर ये कर्ज उतार देना। रूपा जैसे ही बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चों की आंख खुल जाती है। वह हंसने लगता है। महारानी रूपा को अपने साथ महल लेकर जाती है। आज से तुम राजकुमार की थाई माँ हो। तुम इसका ध्यान वैसे ही रखना जैसे मैं रखती हूँ। तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा दोनों साथ बड़े होंगे। रूपा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे और उसके बेटे को महल में रहने और खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। रूपा मन लगाकर राजकुमार का बहुत ध्यान रखती है। एक दिन वह दोनों बच्चों को सुलाकर शाही बाग में जाती है। अरे, ये तो महाराज के छोटे भाई हैं। ये सैनिकों को क्या आदेश दे रहे हैं? अब लगता है कोई गंभीर बात है। रूपा वहां पर खड़ी होकर महाराज के छोटे भाई धैर्यवीर और सैनिकों की बातें सुनने लगती हैं। वह उनकी बातें सुनकर सन्न में रह जाती है। अरे, ये क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। यदि ये अपनी योजनाओं में सफल हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। रूपा भागती हुई राजकुमार के कमरे में जाती है। वह देखती है कि पीछे से दो सैनिक तलवार लिए हुए राजकुमार के कमरे की ओर आ रहे हैं। एक बच्चे को उठाती है और महल से भाग जाती है। सुबह होती है। क्या यह सच नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नन्हे से राजकुमार ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने उसकी हत्या कर दी? राजा, रानी, मंत्री और सभी लोग राजकुमार के कमरे में पहुंचते हैं। पता चलता है कि राजकुमार की हत्या हो चुकी है और उनकी धाई माँ रूपा अपने बच्चे के साथ महल से गायब हो चुकी है। ये नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छी थी। मैंने उस पर बहुत विश्वास किया था। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमार। रानी मूर्छित हो जाती है। महाराज, मुझे लगता है जरूर रूपा को दुश्मन देश ने भेजा था ताकि वो आपके वंश को समाप्त कर सके। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ महाराज। हाँ, मंत्री चाहे कहीं से भी हो, उस रूपा और उसके बच्चे को ढूंढ कर लाओ। हम दोनों की हत्या अपने इन्हीं हाथों से करेंगे। हाँ, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। इधर रूपा के पीछे राजा के सैनिक लगे हुए थे। पूरे नगर में ये चर्चा थी कि रूपा ने राजकुमार की हत्या कर दी। अब उसका नगर में रहना कठिन हो गया था। मुझे ये नगर छोड़कर चले जाना चाहिए। अब यहाँ मेरे और मेरे बच्चे के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। रूपा नगर छोड़कर चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। आखिरकार उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं कहाँ जाऊं। मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगा है कि मैं राजकुमार की हत्या कर दी है मैंने, लेकिन मैंने तो। बेटी, मैं जानता हूँ तुमने जो भी कुछ किया है वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम चिंता मत करो। समय आने पर तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कलंक मिटा देगा। तुम इस जंगल में पश्चिम दिशा की ओर चली जाओ। वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है, वहीं पर रहो बेटी, जाओ। साधु महाराज, राजा और उसके सैनिक हर जगह मुझे ढूंढ रहे हैं। यदि उन्हें पता चल गया तो वो मुझे और मेरे बच्चे, हम दोनों को मार देंगे। तुम चिंता मत करो। वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। हाँ। रूपा अपने बच्चे को लेकर पश्चिम दिशा की ओर बनी हुई कुटिया में रहने चली गई। जानते हो विनय, इस कहानी में रूपा कौन है? तुम्हारी माँ शत्रुपा, और उसकी गोद में जो नन्हा बालक था वो तुम हो विनय। तुम्हें अपनी माँ की माथे पर लगा हुआ कलंक मिटाना है। हाँ, लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा? वर्षों से जो प्रजा और जो राजा रानी
माँ को राजकुमार की हत्या का दोषी मानते हैं। क्या वो इतनी आसानी से मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे? मेरे लिए ये कार्य आसान होगा, क्योंकि आखिर तुम एक असली राजकुमार हो। तुम्हारी धाय माँ ने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजकुमार को जीवित रखा था। क्या मैं सचमुच राजकुमार हूँ? मैं असली राजकुमार हूँ। लेकिन माँ ने ऐसा क्यों किया? उसने अपने पुत्र का बलिदान क्यों दे दिया? उस समय शत्रुपा के पास कोई और रास्ता नहीं था। यदि वो दोनों पुत्रों को लेकर जाती तो निश्चित ही धैर्यवीर और उसके सैनिक तुम तीनों की हत्या कर देते। इस कारण शत्रुपा ने इतना कठिन निर्णय लिया है। हाँ, मैं अपनी माँ के माथे पर लगा कलंक मिटा कर रहूंगा। अच्छा है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हे तोते, मुझे आगे जाने का रास्ता बताओ। मुझे विश्वास था तुम एक दिन अवश्य आओगे बेटे, और शत्रुपा के माथे पर राजकुमार की हत्या का जो कलंक लगा है उसे समाप्त करोगे। हाँ, साधु महाराज की बात मानता है और अपने तोते के साथ योजना पर काम करने लगता है। ध्यान रहे शिकारी, मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम्हें ऐसा ही करना है। तुम्हारा तीर बिल्कुल वैसा ही लगना चाहिए जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। साधु महात्मा, वैसे तो आपने मुझे बहुत कठिन कार्य दिया है, लेकिन ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा मैं वैसा ही वार करूंगा। शिकारी पेड़ के पीछे छिप जाता है। उधर राजा वन विहार के लिए आते हैं। राजा को आता हुआ देखकर शिकारी तीर चला देता है। शिकारी जैसे ही तीर चलाता है, तीर राजा को नहीं लगता है, लेकिन घोड़े से गिर जाते हैं। शिकारी वहां से भागकर साधु के पास जाता है। साधु महात्मा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही तीर चलाया है। राजा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, घोड़े के गिरने के कारण उन्हें थोड़ी सी चोट जरूर आई है। हाँ, बिल्कुल ठीक। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो राजकुमार की जान को खतरा हो सकता है। इधर राजा काफी ज्यादा दर्द में होते हैं। तभी विनय वहां पर आ जाता है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको राजमहल की ओर ले चलता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी सहायता करता हूँ। विनय महाराज को महल के अंदर लेकर जाता है। वह देखता है कि उसका चाचा सेनापति बन चुका है और अब जल्दी वह अपने पुत्र को राजा बनाने की तैयारी में है। ये विनय है। जंगल में जब हमारे ऊपर हमला हुआ था तब इसने हमारी जान बचाई थी। इस कारण आज के बाद ये हमारा मुख्य अंगरक्षक होगा। हाँ महाराज, मुझे लगता है आप नगर का राजा चुनने में जल्दी कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा समय लेना चाहिए महाराज। हाँ, तुम शायद ठीक कहते हो। वर्षों पहले मेरा एक पुत्र हुआ था, लेकिन एक दुष्ट दासी ने उसकी हत्या कर दी थी। तब से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। महारानी बीमार रहती है और मैं भी अब बूढ़ा होने लगा हूँ। इस कारण मैं जल्द से जल्द नगर का राजा घोषित कर देना चाहता हूँ। महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं महारानी से मिल सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ उनके स्वास्थ्य में क्या समस्या है। हाँ, राजा विनय को रानी से मिलने की अनुमति दे देते हैं। रानी के पास जाता है। वह देखता है कि रानी बीमार पड़ी हुई है, लेकिन ना जाने क्यों विनय को देखते ही रानी बोल पड़ी। पुत्र, पुत्र तुम आ गए। मैं जानती थी मेरा पुत्र एक दिन जरूर आएगा। मेरे पास आओ, तुम ही मेरे पुत्र हो। रानी की मानसिकता हालत ठीक नहीं है। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये हर किसी को अपना पुत्र कहती हैं। क्या मैं रानी से कुछ समय के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? कृपया आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए दासी। दासी वहाँ से चली जाती है। माँ, मैं आप ही का पुत्र हूँ। माँ, जिस रूपा को आप लोग कलंकित समझते थे,
असल में उसने इस राज्य पर बहुत उपकार किया है। उसने मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे माँ की तरह पाला। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये जरूर कोई चाल हो सकती है। बताओ शत्रुपा कहाँ है? जरूर उसने तुझे भेजा होगा। नहीं, रूपा इस संसार में अब नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर याद होगा जो आपने नवजात बच्चे के हाथ पर निशान बनवाया था। रानी शाही निशान को पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि वे उनका ही बेटा है। उस रात हत्या आपके राजकुमार की नहीं बल्कि रूपा के बेटे की हुई थी। और ये हत्यारा कोई और नहीं बल्कि चाचा है। चाचा है माँ। रानी समझ चुकी थी कि असली हत्यारा तो धैर्यवीर है। बेटा, हमें महाराज को रोकना होगा। अगर धैर्यवीर के बेटे का राज्याभिषेक हो गया तो वो हम सबको मार देगा। तुम मेरा साथ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। चाचा का सच बाहर आके रहेगा। अब मैं उन्हें आप लोगों को और धोखा देने नहीं दूंगा। अगली सुबह विनय होने वाले राजा चंद्रकेतु के पास गया। चंद्रकेतु अपने पिता की तरह बिल्कुल चालाक नहीं था। वही करता था जो उसके पिता कहते थे। अरे, आप होने वाले राजा हैं, लेकिन आपको इस महल के खुफिया रास्तों की कोई जानकारी नहीं है। चलिए, मैं आपको इस महल का एक ऐसा रास्ता दिखाता हूँ जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हाँ, तुम तो अभी अभी आए हो। भला तुम्हें महल के खुफिया रास्ते का पता कैसे होगा? तुम एक साधारण नौकर हो, इसलिए मुझसे बात मत करो। हाँ, मैं तो बस सोच रहा था कि हमारा होने वाला राजा महल के कोने कोने के विषय में जानता हो। रही बात मेरी, तो मेरी मित्रता सैनिकों के साथ है। वो लोग मुझे यहाँ के सारे रास्ते बताते हैं। हाँ, चंद्रकेतु को बहलाकर महल के खुफिया रास्ते में लेकर गया और उसे वहाँ एक कमरे में कैद कर दिया। उसके बाद उसने धर्मवीर को एक गुमनाम पत्र लिखा। तोता, ये पत्र चाचा धर्मवीर को दे देना और मैं तुम्हें जैसा सिखाया हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही बोलना। तोता पत्र लेकर धैर्यवीर के पास जाता है। पत्र पढ़कर धैर्यवीर के होश उड़ जाते हैं। बेटे, बेटे, उस दुष्ट ने तुम्हें तोता बना दिया। मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ, बताओ मुझे। पिताजी, यदि आपने उसकी हत्या कर दी तो मैं फिर से इंसान रूप की कभी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। मेरी मदद कीजिए पिताजी। मुझे तोता बनाने के पीछे विनय का हाथ है। वो एक जादूगर है, जादूगर। अरे दोस्त, तू उस जादूगर के पास क्यों गया था? मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब तक तुम राजा ना बन जाओ तब तक तुम इधर उधर कहीं मत जाना। तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। मैं क्या करूं? पिताजी, इस पत्र में लिखा है, क्या वो मुझे फिर से इंसान बनाएगा या मैं यूं ही तोते की तरह भटकता रहूंगा? मेरी मदद करो पिताजी, मेरी मदद करो। इस पत्र में लिखा है, तुम तभी इंसान बन सकोगे जब मैं राजा के सामने अपने किए हुए कर्मों को स्वीकार करूंगा। मेरे कर्मों से जादूगर को क्या लेना देना है? पिताजी, मुझे बचा लो। मैं जीवन भर तोता नहीं बनना चाहता। पिताजी, जैसा इस पत्र में लिखा हुआ है आप वैसा कर लो, क्योंकि अगर हमने कोई भी होशियारी की तो बिना मुझे हमेशा के लिए तोता बना देगा। धैर्यवीर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ उसका बेटा था तो दूसरी तरफ उसके किए गए कर्म जो उसे फांसी तक पहुंचा सकते थे। अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे फांसी भी स्वीकार है। तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें इंसान जरूर बनाऊंगा। हाँ। आखिरकार धैर्यवीर राज दरबार में पहुंचता है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज।
एक बहुत भारी भूल हुई थी मुझसे। उसका दंड मुझे प्राप्त होना चाहिए महाराज। क्या हुआ धर्मवीर, मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या काम किया था जो तुम इस प्रकार रो रहे हो? महाराज, वर्षों पहले आपके नन्हे राजकुमार की हत्या हो गई थी। दरअसल वो हत्या मैंने करवाई थी। इसमें रूपा का कोई दोष नहीं था महाराज, कोई दोष नहीं था। क्या सैनिकों, इस दुष्ट को कैद कर लो। यही है असली हत्यारा। मुझे विश्वास नहीं होता मेरे भाई ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पकड़ लो इसको। महाराज, जिस लड़के को आप जंगल से लेकर आए हैं वो भी कोई साधारण नहीं होगा। एक जादूगर है। उसने मेरे बेटे को तोता बना दिया। उसने मुझसे कहा यदि मैं सत्य स्वीकार कर लूंगा तो वो मेरे बेटे को फिर से इंसान बना देगा। महाराज, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तो एक सत्य को आपके सामने लेकर आना चाहता था। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। ये तोता मेरा मित्र है और आपका बेटा चंद्रकेतु महल के खाने में कैद है। हाँ, मुझे विश्वास नहीं है। मेरे भाई ने मेरे बच्चे की हत्या कर दी। अरे यदि तुम्हें राज्य चाहिए था तो तुम मुझे बता देते। कम से कम मेरा बेटा तो जिंदा होता, मैं भी एक पिता होता। महाराज, उस रात जिस नन्हे बालक की हत्या हुई थी, दरअसल वो राजकुमार नहीं बल्कि रूपा का बेटा था। और जो आपके सामने खड़ा है वही असली राजकुमार है। मैं ही आपका पुत्र हूँ। ये झूठ बोल रहा है महाराज। पहले इसकी माँ ने हमारे राजकुमार की हत्या की, अब ये यहाँ पर राजा बनने आया है। ये जादूगर है, जादूगर। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये शाही चिन्ह देख लीजिए जो राजकुमार के हाथों में लगाए जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरे पास प्रमाण है। विनय जैसे ही अपना हाथ आगे करता है, उसके हाथ में एक शाही चिन्ह बना हुआ होता है जो यह दिखाता है कि वह असली राजकुमार है। हमारा पुत्र जीवित है महाराज। रूपा ने अपने बेटे का बलिदान देकर हमारे राजकुमार की रक्षा की। वर्षों तक हम उसे हत्यारे समझते रहे, असल में हम उसके कर्जदार हैं। और महाराज, मैंने उन 2 बूढ़े सैनिकों की खोज कर ली है जिन्होंने धैर्यवीर के कहने पर बच्चे की हत्या की थी। 2 बूढ़े सैनिक पकड़कर ले जाते हैं। महाराज, राजकुमार की हत्या का षड्यंत्र महाराज धैर्यवीर ने रचा था। इन्होंने हमें तलवार देकर राजकुमार के कमरे में भेजा और उसकी हत्या के बदले इन्होंने हमें बहुत सारा धन दिया महाराज। सैनिकों के मुख से अपने भाई के लिए ऐसी बातें सुनकर राजा को बहुत दुख होता है। विश्वास नहीं होता मेरा छोटा भाई मेरे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है। और एक दासी जिसने मेरा कोई संबंध नहीं है, उसने मेरे लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। हम सबको रूपा का आभारी होना चाहिए जिसने हमारे नगर के राजकुमार की रक्षा की। वर्षों बाद उसने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं। मेरा पुत्र लौट आया है। एक दासी ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया। उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया और मेरे पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया। राजा और रानी सभी की आंखों में आंसू थे। प्रजा भी शत्रुपा को याद करके दुखी थे क्योंकि उन्होंने उसे कलंकित किया था। राजा और रानी विनय को रोक लेते हैं। इस प्रकार विनय को नगर का राजा बना दिया जाता है। राजा रानी दोनों अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। धैर्यवीर और दोनों सैनिकों को फांसी की सजा दे दी जाती है। सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।